जो भी जो सेकेंड डिस्क है, सिर्फ इंडिविजुअली सेकेंड डिस्क को सोचो, जो सेकेंड डिस्क है उस सेकेंड डिस्क पे जो भी नॉर्मल फोर्स होगा इसी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग एक्ट करेगा। लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब जिस लाइन के लॉन्ग फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो जिस लाइन के लॉन्ग फोर्सेस एक्ट करते हैं वो कौन सा है, वो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स है, क्योंकि हमारे सर्कुलर डिस्क है। तो जो भी फोर्स एक्ट करेगा इस पे तो इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो अगर इसका मोमेंटम चेंज होता है, जो कि होगा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से, कि अगर फोर्स इस लाइन में है तो इम्पल्स भी इसी लाइन में होगा, तो जो मोमेंटम चेंज होगा वो इसी लाइन में होगा। जो सेकंड जो फर्स्ट है, फर्स्ट डिस्क, ध्यान से समझना, फर्स्ट डिस्क जो है उस फर्स्ट डिस्क के ऊपर भी फोर्स उसी डायरेक्शन में है। तो जब उसी डायरेक्शन में है तो उसका मोमेंटम चेंज भी उसी डायरेक्शन में होगा, जो भी होगा। तो बोलेंगे कि जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स है उसी के अलोंग इनके मोमेंटम्स चेंज होंगे, उन्हीं के अलोंग इनके मोमेंटम चेंज होंगे अगर इनको इंडिविजुअली कंसीडर करेंगे। अगर हम इन दोनों को सिस्टम की तरह से कंसीडर करेंगे तो ये बोल सकते हैं कि लाइन इम्पैक्ट के अलोंग इनके मोमेंटम कंजर्व्ड रहेंगे। कि अगर हम वेलोसिटीज भाई वेलोसिटी जो भी चेंज हो रही है बाकी वेलोसिटीज को भूल जाओ। ऐसा सोचो कि ये वन डायमेंशनल कोलिजन है, इसकी जो है वेलोसिटी को हमने रिजॉल्व कर दिया, ये हो गया 10 cos 30 डिग्री और ये हो गया 10 sin 30 डिग्री। तो 10 sin 30 डिग्री हो गया 5 और इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है। तो अब इसके y वाले कंपोनेंट को भूल जाओ। ऐसे सोचो कि ये पार्टिकल आया, इसके साथ कोलाइड कर रहा है, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। तो अगर तुम्हें मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन इस कोलिजन में अप्लाई करना है तो हम किस लाइन के लॉन्ग अप्लाई करेंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग। इम्पैक्ट के अलोंग। बात समझ पा रहे हो? हेड ऑन और ऑब्लिक में डिफरेंस क्या है कि हमें सारे इक्वेशंस किसके लॉन्ग लिखने हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। यस सर। लाइन ऑफ इम्पैक्ट लाइन ऑफ मोशन से किसी एंगल पे है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में, क्योंकि पार्टिकल 2 को कंसीडर करोगे उस पे फोर्स एक्ट कर रहा है वो भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग है। पार्टिकल 1 के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग है। तो जब लाइन ऑफ इम्पैक्ट इस पार्टिकल 1 को सोचो, पार्टिकल 1 पे जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है जब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग है, तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट इसका चेंज होगा वो यही होगा, 10 cos 30 डिग्री चेंज होगा। क्या ये इम्पैक्ट इस 5 मीटर पर सेकेंड को कुछ कर पाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड को कुछ नहीं कर सकता। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उधर कोई फोर्स नहीं है तो वो चेंज नहीं होगा, बिल्कुल वो सेम रहेगा। जो भी वेलोसिटीज इंडिविजुअल पार्टिकल की चेंज होगी वो किसके लॉन्ग होंगी, वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग होंगी। हमारे जो कंजर्वेशन के लॉज हैं, जो हेड ऑन और हेड ऑन में हम लिख रहे थे, दो ही इक्वेशन है जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। दोनों इक्वेशन हमें किसके अलोंग अप्लाई करना है, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो इसमें इम्पल्स करेगा सर? इम्पल्स तो हमेशा ही एक्ट करता है, इम्पल्स तो हमेशा ही एक्ट करता है। अगर दो पार्टिकल को हम सिस्टम ले लेंगे तो वो इंटरनल हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। अगर अकेले लेंगे, सिंगल लेंगे, तो वो कुछ इम्पल्स एक्ट करेगा उसके ऊपर, नॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अप्लाई equation of conservation of linear momentum and equation of coefficient of restitution along line of impact। बस चेंज इतना है। तो इसके लिए तुम्हें करना क्या है कि जो भी वेलोसिटीज होंगी उन वेलोसिटीज को हमें रिजॉल्व कर लेना है along the line of impact and perpendicular to the line of impact। तो दोनों के इनिशियल वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लिया, ये तो रेस्ट में है। और कोलिजन के बाद की कंडीशन को अगर यहाँ पे देख लेते हैं, कोलिजन के बाद की कंडीशन में ये मान लिया दूसरी वेलोसिटी, दूसरी पार्टिकल कुछ मूव करना स्टार्ट कर दिया v1 से और ये मूव करना स्टार्ट कर रहा है v2 से, और इसका जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो सेम रहेगा, वो 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। ठीक है, ये हो गई बिफोर कोलिजन की बिफोर वेलोसिटीज और वो है कोलिजन की आफ्टर वेलोसिटीज दोनों। ये जो स्टैटिक था भाई, जो रुका हुआ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं रहेगा? नहीं, v1 का कंपोनेंट v1 पे तो एक ही है ना, वो v1 तो रेस्ट में था, इम्पल्स इस पे इसी लाइन के लॉन्ग आया, क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट कोई था ही नहीं। जो भी वेलोसिटीज की चेंज होगी वो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स के लॉन्ग होगी। अब इसमें हमें इक्वेशन लिखना है केयरफुली। तो
यहाँ से इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन देखो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन बताओ ध्यान से, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, conservation of linear momentum this before किसके along line of impact, perpendicular to line of impact क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई velocity change नहीं होगी। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों के मास तो सेम है, दोनों के मास सेम है। सो नाउ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन माय क्लास 10 o'clock से ही है क्लास है? Yes, sir. अच्छा ठीक है, बस 2 मिनट ये क्वेश्चन लिख के छोड़ देते हैं। ये 5√3 first initial momentum is equal to final momentum, initial momentum is equal to m into 5√3, 5√3 second particle की 0, after that this particle is having m into v1 plus m into v2, so v1 plus v2 is equal to 5√3, equation number 1. coefficient of restitution का equation E is equal to relative speed of separation along line of impact divided by relative speed of approach along line of impact. फॉर्मूला लिख दिया है इसका कि याद रहे कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग हम लिख रहे हैं। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन बताओ। आफ्टर कोलिजन है पार्टिकल की स्पीड v1, दूसरे की है v2, रिलेटिव स्पीड होगी डिफरेंस में आगे वाले की स्पीड होगी ज्यादा, तो ये हो जाएगा v1 माइनस v2। V1 minus V2. और रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच मतलब बिफोर मतलब एक है 0 और दूसरा है 5√3, तो अप्रोच हो जाएगी 5√3। 5√3. ये E is equal to 1/2, 1/2 is equal to v1 minus v2 divided by 5√3। तो ये सेकंड इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगा। सेकंड इक्वेशन v1 minus v2 is equal to 5√3/2, ये है इक्वेशन नंबर 2। और इन दो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को आई होप कि सॉल्व कर पाओगे। ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 2v1, ये हो जाएगा 2v1, तो 1 + 2 कर देने से आ जाएगा v1, 2v1 इज इक्वल टू, ठीक है भाई, 5√3 3 × 2/2 3/2, ये हो जाएगा 3√3 15 15/4. 15√3/4. हाँ 15√3/4। देखो भाई सर का फोन भी आ रहा है, ठीक है। तो v2 फाइन कर दोगे? हाँ सर, आज छोड़ रहा हूँ, बस छोड़ ही रहा हूँ, ज्वाइन करेंगे सर। हाँ। तो ये हो जाएगा 15√3 v1 और v2 को पुट कर दो, v2 is equal to v1 minus 5√3/2, हो जाएगा 15√3/4 minus 5√3/2, तो 10 हो जाएगा शायद 2, तो 5√3/4, v2 is equal to 5√3/4। ये हुआ v2 और ये हो गया। स्पीड आफ्टर कोलिजन पूछी गई है, तो इस ब्लॉक जो सेकंड डिस्क है उसका तो वही हो जाएगा, उसका वही हो जाएगा और फर्स्ट का हो जाएगा। क्वेश्चन जिसको सॉल्व करना है वो एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, आइडेंटिकल डिस्क है, इसको अटेम्प्ट करना है। तो सारा कुछ सेम है, ऑब्लिक में क्या डिफरेंस है, सब कुछ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग करना है, बट वो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप। दो आइडेंटिकल डिस्क है और दोनों के सेंटर्स की जो डिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, वो इम्पैक्ट पैरामीटर जो है वो R है, R है, ये दोनों डिस्टेंस ये R है। इसके स्पीड बिफोर कोलिजन है ये 2 kg का है
और इसका मास 4 kg है, इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है और इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है। ऐसे आ रहा है। ओ मतलब तो yes, sir. 2 की स्पीड 4 की स्पीड 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर कोलिजन इज इक्वल टू 1/2। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर 1/2। तो कल तो छुट्टी है, तो इस चक्कर में जो है तुम्हें इसको टाइम देना है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग वेलोसिटी रिजॉल्व करोगे। आइडेंटिकल मासेस तो नहीं है, ये डायमेंशन सेम है दोनों के, ठीक है। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, अभी आ रहा है, ये भी आ रहा है। फाइंड फाइनल वेलोसिटीज, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। yes sir. फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। क्वेश्चन क्लियर है? सर्कुलर डिस्क है, ये मत पूछना ये क्या है। सर्कुलर डिस्क है दोनों, और ग्राउंड पे है, फ्रिक्शनलेस ग्राउंड पे दोनों है, दोनों आए ऐसे टकराए और ये ऐसे मूव कर रहा है। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच डिस्क आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ठीक है सर हर समय राइट वाले को V1 लेंगे और लेफ्ट वाले को V2 लेंगे। राइट वाले को V1 V2 ऐसा कुछ, मतलब जो हेड ऑन वाले में था वही था। यहाँ से लेफ्ट V1 V2 U1 U2 V1 V2 ऐसा था, yes. ठीक है। जो कोलाइड कर रहा है 1 2 ऐसे कन्वेंशन माना है। अगर कन्वेंशन मानने में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम एक काम कर सकते हो कि ई का इक्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन, वो दो इक्वेशन लिख के सॉल्व कर लो तो भी होगा, ठीक है। वो कन्वेंशन अडॉप्ट इसलिए करना पड़ा है क्योंकि फार्मूला आ सके, जिससे कि थोड़ा टाइम